बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज हम बात करेंगे नून लीग की ग्रास रूट सतह पर बहाली और इंतखाबी हिकमत अमली पर। मई 2026 में गिलगित बल्तिस्तान और जुलाई में आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ ने दोबारा सियासी मैदान में मुतहरिक होने का फैसला किया है। मॉडल टाउन में एग्जीक्यूटिव ऑफिस फाल किया जा रहा है। नाराज और नजरअंदाज रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू किया जा रहा है। मजीद इस पर तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक अजीज। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे एबटाबाद और बालाकोट की, जहां पर 2005 के जल्जले के बाद स्कूलों की बहाली में संगीन ताखीर हो रही है। एबटाबाद में 90 स्कूलों की तामीर नौ अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी है, जबकि बालाकोट में 120 स्कूलों का काम शुरू ही नहीं किया जा सका। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 तक स्कूल मुकम्मल करने का हुक्म दिया था, मगर फंड्स की कमी की वजह से मंसूबे इल्तवा का शिकार हैं। मजीद इस बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज मंगिश। जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे मुल्क को दरपेश तवानाई की सूरत हाल और पेट्रोलियम ज़खायर पर। नाज़रीन, पाकिस्तान के पास महदूद मुद्दत का पेट्रोल और डीजल ज़खीरा मौजूद है, जबकि क्रूड ऑयल की दस्तयाबी भी महदूद बताई जा रही है। खित्ते की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोलियम कमेटी की रोज़ाना इजलास हो रहे हैं और वज़ीर आज़म को मुसलसल इस हवाले से ब्रीफ भी किया जा रहा है। मज़ीद इस पर तफसील से बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा इस्लामाबाद इकराम होती। तो नाजरीन, चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। आपको बताएं कि मई 2026 में गिलगित बल्तिस्तान और जुलाई में आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ ने दोबारा फ्रंट लाइन सियासत में आने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ग्रास रूट बहाली, मॉडल टाउन में एग्जीक्यूटिव ऑफिस की तैयारी और इसके साथ साथ नाराज रहनुमाओं से राब्ते, क्या ये सब कबल इंतखाबात एक बड़ी पॉलिटिकल कमबैक स्ट्रेटजी का हिस्सा है? इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक अजीज ने। सबसे पहले तो ये बताइए ना, क्या नवाज शरीफ का बराह रास्त मैदान में आना पार्टी के लिए वाकई ही हकीकी गेम चेंजर साबित होगा? जी थैंक यू जी। आप मैं एक मौजू अहम मौजू है कि नवाज शरीफ साहब का एक्टिव होना। नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के सदर हैं और बज़ाहिर 2024 के इलेक्शन के बाद वो जो है लाताल्लुक़ हो गए थे सियासत से, पार्टी से। ताहम अब उन्होंने वापस आने का फ़ैसला किया है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो जैसा आपने बताया कि मई में इलेक्शन है, अब अपना यहाँ पे GB में इलेक्शन होगा मई में, जबकि जो है जुलाई में इलेक्शन होगा आज़ाद कश्मीर में। तो ये इलेक्शन जो है नवाज़ शरीफ की कैंपेन ख़ुद करेंगे। नवाज़ शरीफ के फेस के बगैर ये इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता। आपको याद होगा पिछली दफ़ा कश्मीर में GB में इलेक्शन की जो कैंपेन थी उसको जो है CM ने, मरियम नवाज साहबा ने लीड किया था, उस तरह और शहबाज शरीफ ने लीड किया था, लेकिन उस तरह से नतीजे हासिल नहीं हुए थे। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते नवाज शरीफ साहब ने यह फैसला किया कि एक तो वो ख़ुद कैंपेन करेंगे, वहाँ पे GB में जाएंगे, गिलगित बल्तिस्तान जाएंगे और कश्मीर में जाएंगे। और इससे पहले जो पार्लिमानी बोर्ड बन गए हैं, तकरीबन उनके इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू होगा कैंडिडेट का। तो नवाज शरीफ ख़ुद जो है कैंडिडेट का इंतखाब करेंगे, ख़ुद इंटरव्यूज़ लेंगे। कश्मीर के साथ जो कैंडिडेट हैं उनके साथ एक मीटिंग हो चुकी है, GB के कैंडिडेट के साथ भी एक मीटिंग हो चुकी है और एक दूसरी मीटिंग अभी तय है शायद रमज़ान के बाद हो। तो ये एक तो उनके 2 इलेक्शन हैं। वो ये समझते हैं कि इन 2 इलेक्शन की बुनियाद के ऊपर अगर वो GB में भी कामयाबी मुस्लिम लीग नून हासिल कर लेती है, आज़ाद कश्मीर में भी कामयाबी हासिल होती है, दोनों जगहों पे हुकूमतें बन जाती हैं, तो पाकिस्तान में जो आम इंतखाब होगा जो कबल अज़ वक्त भी हो सकता है, वक्त पे भी होगा, तो उसके लिए जो है वो जो है उसके लिए फ़िज़ा बन जाएगी, एक माहौल बन जाएगा, जो है साजगार माहौल बन जाएगा कि मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान में इलेक्शन जीतने के लिए भी होगा। और दूसरा ये है कि जब हुकूमत में मुस्लिम लीग नून आई है तो पार्टी जो है मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज है। जो पार्टी के लिए टाइम नहीं है। सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब हैं, जो है वो फेडरल मिनिस्टर हैं। इस तरह से जब हुकूमत में आती हैं सियासी जमातें तो उनके पास पार्टी चलाने के लिए वक्त नहीं होता। तो नवाज शरीफ ने ये फैसला किया है कि अब वो पार्टी को संभालेंगे। वो ये समझते हैं कि हमारा जो पॉपुलरिटी है, मकबूलियत है, उसमें कमी आई है। उसकी बहाली के लिए, नून लीग की जो मकबूलियत अवाम में थी उसकी बहाली के लिए, अपनी साख की बहाली के लिए नवाज शरीफ खुद मैदान में उतरे हैं। उनका जो है मॉडल टाउन में ये जो कहा जा रहा है कि अब ग्रास रूट लेवल पर जो है रीऑर्गेनाइजेशन का प्लान बनाया जा रहा है, तो ये जो प्लान बनाया जा रहा है वाकई ही कारकुनान को दोबारा से मुतहरिक कर पाएगा या ये प्लान कामयाब हो पाएगा? जी इसके नतीजे तो यकीनी तौर पे बाद में आएंगे। इसका अलबत्ता ये इन्होंने इस नीयत से इस ख्याल से किया है कि हमारी पार्टी जो है मकबूलियत नहीं है, ग्रास रूट लेवल पे नहीं है
और इसकी वजह ये बुनियादी वजह ये है, जो एक बड़ी अहम खबर ये है कि कबल अज़ इंतखाबात होते हैं, जैसा कि एक अफवाह है कि 27 में शायद इलेक्शन हो जाएँ, 28 में हो जाएँ, 27 के एंड में हो जाएँ, 28 के स्टार्ट में हो जाएँ। उसके लिए मुस्लिम लीग नून की तैयारी के लिए जो उन्होंने कहा कि ग्रास रूट लेवल पे भी जाएँ, और यकीनी तौर पर पार्टी में जो है कुछ लोग जो है नज़रअंदाज भी हैं, कुछ नाराज़ भी हैं, जिनको जो हुकूमत में नहीं शामिल हो सके, जिनको ओहदे नहीं मिल सके, जो इलेक्शन नहीं जीत सके, तो वो चूँकि सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकते, इक़्तिदार में नहीं है, तो उनको नवाज शरीफ जो है डील करेंगे, उनसे मेल मुलाकात करेंगे, उनके गिले शिकवे सुनेंगे, और तकरीबन पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, या डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी, डिवीज़न लेवल तक भी मुस्लिम लीग नून के अंदर धड़ेबंदियाँ भी मौजूद हैं। उन धड़ेबंदियों को, उन इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए नवाज शरीफ खुद जो है बैठेंगे, दोनों धड़ों को मिलाएंगे। और इसी तरह कश्मीर के जो उन्होंने जब मीटिंग की है, एक मीटिंग जो हुई है वहाँ के कैंडिडेट्स की, उम्मीदवारों की, तो उन्होंने उन्हें बड़े वाज़ेह पैगाम दिया है कि आपस के इख्तलाफात ख़त्म करें, जिसको पार्टी टिकट देगी वो इलेक्शन लड़ेगा, जो पार्टी की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेगा उसको पार्टी में उसकी गुंजाइश नहीं होगी। तो आपका जो सवाल था कि इससे बेहतरी आएगी, यकीनी तौर पर जब पार्टी एक इस मामले को संजीदा लेती है, पार्टी हमेशा इक़्तिदार में आके पार्टी को नहीं पूछती, कारकुनों को नहीं पूछती, तंजीम साजी को नहीं पूछती, ओहदेदारों को नहीं पूछा जाता। तो जब उनको पूछा जाएगा, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे, उनके गिले शिकवे दूर किए जाएंगे, और उनसे मेल मुलाकात होगी, उनके कामों का सिलसिला होगा, तो इसकी जो है वो यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून की बहाली की तरफ होगी। मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि एक तरफ तो उनके डेवलपमेंट के काम ठीक हैं, वो समझते हैं कि हमने जो है पंजाब में भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वफाक में भी की हैं, CM और PM जो हैं पंजाब में ये अपना काम अपना करें, लेकिन इसके साथ साथ पार्टी की जो साख जो है वो बहाल होनी चाहिए, मकबूलियत बहाल होनी चाहिए, लोगों को इम्पैक्ट होना चाहिए। मॉडल टाउन में वैसे तो पहले भी मीटिंग्स होती नहीं हैं, लेकिन अब जो मॉडल टाउन में एग्जीक्यूटिव ऑफिस बनाने की जो तैयारी की जा रही है, क्या आपको लगता है कि वो ऑफिस एक मजबूत पावर सेंटर बन भी सकेगा, या फिर वो कोशिश की जा रही है कि ताकि रीऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो हेल्पफुल हो? जी, कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ जब खुद बैठेंगे, वहाँ लोग आएंगे, मिलेंगे, उनके एक ऑफिस, एक अलग सी टैब बनाई जाए, एग्जीक्यूटिव ऑफिस बनाया जाए जहाँ वो बैठेंगे, और वो अपनी टीम भी तश्कील देंगे। ज़ाहिर वो जब बैठेंगे तो उनके साथ परवेज़ रशीद साहब मावनत के लिए मौजूद होंगे, तो उनके अपने जो सीनियर्स हैं, उनके कोलीग जो हैं वो 2-4 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, तो उनके साथ बैठ के वहाँ डेली मीटिंग्स करेंगे, लोगों से मिलना मिलाना करेंगे। तो ये मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली है। इसके साथ ही उन्होंने देखें, अब ये शायद इलेक्शन का उनको ये इसकी चीज़ की भनक पड़ गई है, या इदराक है, या वो ज़हनी तौर पर इस बात पे हैं कि अगर इलेक्शन का बड़ा वक्त होता है तो हमें क्या करना चाहिए। पंजाब में अगर नवाज शरीफ बैठेंगे तो जो है यहाँ वफाक में जो है हमजा शहबाज ईद के बाद यहाँ वो भी बैठेंगे। हमजा शहबाज को वफाक में ज़िम्मेदारी दी जाएगी, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठेंगे, पब्लिक अफेयर्स यूनिट वहाँ पे कायम किया जाएगा, तो वहाँ लोगों से मिलना मिलाना, उनकी शिकायत, MNAs के डेवलपमेंट फ़ंड, उनके मसाइल, ट्रांसफ़र पोस्टिंग, तो वो अपने वालिद का जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उनका हाथ बटाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें पंजाब में नवाज शरीफ एक्टिव हो रहे हैं, वफाक में जो है शहबाज शरीफ को जो है मुआवनत के लिए हमजा को भेजा जा रहा है, तो ये दोनों चीज़ें कड़ियाँ मिलाएँ तो इसकी शक्ल यही बनती है कि मुस्लिम लीग नून को ये इसके लिए तैयार होना चाह रही है कि अगर इलेक्शन कबल अज़ वक्त होता है, कोई ऐसा सूरत हाल होता है, क्योंकि एक तजवीज़ है कि सूबों की बजाय वफाक में एक इलेक्शन करा दिया जाए और 2/3 मेजॉरिटी के साथ फैसले, मतलब जो कि हुकूमत को फैसलों में मुश्किल आती है, कानून साजी में मुश्किल आती है, तो 2/3 अक्सरियत चाहिए। तो वो ये समझते हैं कि हमें अपना इलेक्शन अगर कबल अज़ वक्त होता है तो उसके लिए माहौल बनाया जाए। तो पंजाब में भी वफाक में भी मुस्लिम लीग माहौल अपना बनाना चाहिए, लोगों के साथ इंटरेक्ट होना, उनसे रब्ते, उनसे मुलाकातें, उनके मसले मसाइल, और ये दोनों चीज़ें मिलाएँ तो इसके जो है नतीजा यही निकलता है कि मुस्लिम लीग जो है ग्रास रूट लेवल पे भी जाना चाहिए। ये नाराज रहनुमाओं से काफ़ी मुलाकातें भी चल रही हैं, तो आपको लगता है ये मुलाकातें फ़ायदेमंद साबित होंगी और जो उनका इंटरनल एक डिवीजन है उनके अंदर वो भी ख़त्म हो जाएगी? यकीनी तौर पर नवाज शरीफ का पार्टी में ज़्यादा एहतराम है, शायद शहबाज शरीफ का उतना ना हो और CM का भी उतना शायद ना हो, मरियम नवाज साहबा का। नवाज शरीफ को चूँकि वो सब लोग अपना लीडर मानते हैं और नवाज शरीफ के सामने अब भी जो फैसले होते हैं, पंजाब में फैसले हों या वफाक में फैसले हों, पार्टी की सतह पे फैसले हों, किसी को क्या ओहदा देना है, कि वफाक में देना है, सूबे में देना है, किसको वज़ीर बनाना है, किसको मुशीर बनाना है, किसको स्पेशल असिस्टेंट बनाना है, सब फैसले नवाज शरीफ करते हैं। तो यकीनी तौर पर नवाज शरीफ जब खुद एक्टिव होंगे, नाराज़ लोगों को मिलेंगे, और यकीनी नाराज़ लोग जो भी उनके गिले शिकवे हैं, अगर उनके गिले शिकवे तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाते हैं तो यकीनी तौर पर वो उनका फ़ायदा होगा। ज़्यादातर अरकान असम्बली जो हैं पार्टी को देता उनको ये शिकायत है कि CM साहबा मुलाकात के लिए वक्त नहीं देती, तो वो CM साहबा के पास चूँकि उन्होंने उनका अपना काम करने का स्टाइल है।
तारिक, ये भी बताइए कि ज़ाती तौर पर जो हैं उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं, तो क्या वाकई ही मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगी या फिर अपनी करैक्टर बिल्डिंग की जा रही है अपनी पार्टी की? यकीनी तौर पे कोई भी पार्टी जब सियासी मैदान में जाती है, इलेक्शन में जाती है, तो उसकी ख्वाहिश जीतना होता है। लेकिन अब किसी भी सियासी जमात का इलेक्शन में जीतना जो टारगेट होता है, हदफ यही होता है। अब उस हदफ को हासिल करने के लिए पहली कोशिश यही होती है, कैंडिडेट ठीक होना चाहिए, मेरिट पे होना चाहिए। तो जो भी उनके ज़हन में मेरिट होगा, कि लॉयल्टी होगी या उनकी जो है कश्मीर में बिलखुसूस बरादरिज़म का ज़्यादा जो है वहाँ पे एक फैक्टर है कि वहाँ बरादरी कौन सी बरादरी का कैंडिडेट होगा, तो ये तमाम चीज़ें होंगी। फाइनेंशियल कौन कैंडिडेट मजबूत है, बरादरी किसकी बड़ी है, और पार्टी के साथ लायल कौन है, पुराना कौन है, नया कौन है। अच्छा, वहाँ पे एक नई जो मुसलसल अब शमूलियत हो रही है। अब एक हल्के में इलेक्शन तो एक कैंडिडेट को टिकट मिलेगा। अब एक हल्के में जो अब नए लोग आए हैं, ऑलरेडी वहाँ कैंडिडेट मौजूद है हर हल्के में, चाहे वो जीता है चाहे वो नहीं जीता, या कहीं जो टिकट होल्डर है। अब जो नए शामिल होंगे तो वो भी टिकट की शायद पे आएंगे, या उनकी ख्वाहिश होगी टिकट हासिल करना। तो इसलिए ये जो है नवाज शरीफ इस मामले को खुद देखेंगे कि टिकट का अहल कौन है, कौन जीत सकता है, कौन इलेक्टेबल है, कौन कितने इलेक्शन। और ये भी देखा जाएगा कि पहले इस कैंडिडेट ने कितने इलेक्शन जीते हैं, कितने लूज़ किए हैं, कितने में इसको शिकस्त हुई है, कितने जीते हैं, कौन सी बरादरी है, और जो कोई इलेक्शन किसी ने लूज़ भी किया है वो कितने मार्जिन से किया है। अगर कम मार्जिन से किया तो उसकी शायद तब्दीली ना हो। अगर किसी कैंडिडेट ने बहुत ज़्यादा मार्जिन से इलेक्शन लूज़ किया है, मुसलसल लूज़ किया है, तो वहाँ पे सब कुछ किया जा रहा है, मेहनत की जा रही है, दोबारा से एक्टिव हुआ जा रहा है। अगर ये सारी कार्रवाई जो की जा रही है गिलगित बल्तिस्तान में और फिर इसके साथ साथ जो आज़ाद कश्मीर में, अगर उनको कामयाबी हासिल हो जाती है तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे? क्या वाकई प्री इलेक्शन रेफरेंडम बन सकती है ये कामयाबी उनके लिए? जी बिल्कुल, उनका ख्याल यही है, मुस्लिम लीग नून का यही ख्याल है कि ये दो अगर जगह पे हम हुकूमतें बना लेते हैं, या हमें कामयाबी हासिल होती है, या हमें यहाँ पे खातिर खा रिजल्ट अच्छा मिलता है, अच्छी सीटें मिल जाती हैं, तो वो पाकिस्तान में होने वाला इलेक्शन जो साल बाद भी हो सकता है, 1.5 साल बाद भी हो सकता है, तो उसके लिए उनका मूवमेंट भी बन जाएगा, और उसकी बुनियाद के ऊपर लोगों के लिए एक फ़िज़ा होगा। और ये जो फ्लोटिंग वोट होता है, जो इक़्तिदार के साथ चलता है, तो वो उनका एक फ्लोटिंग वोट हर हल्के में होता है, पूरे पाकिस्तान में होता है। वो देखते हैं कि एक वोट एक ऐसा होता है, वो सोच रहा होता है कि इक़्तिदार की हुकूमत में कौन आएगा, तो वो ये दो जगह पे इनको कामयाबी होती है। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होगा तो उसका फ़ायदा होगा, वो इसके फ़िज़ा बनी होगी, माहौल बना होगा, तो मुस्लिम लीग नून को यहाँ भी फ़ायदा होगा। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए नवाज शरीफ ने यहाँ खुद कमान संभाली है, खुद जाएंगे, कैंडिडेट का इंतखाब करेंगे, कैंपेन करेंगे, तो क्या ताकि नवाज कामयाबी शरीफ हासिल हो। साहब की और वही उसी कामयाबी को लेकर कोर टीम जो है वो एक नई स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन उनको दे पाएगी इस हवाले से? जी यकीनी तौर पे एक नई जो है, अब मुस्लिम लीग नून को इस बात का मुकम्मल एहसास है कि उनकी जो है, उनको कहाँ कहाँ नाकामियाँ हैं, कहाँ पे तंजीम का इशू है, कहाँ पे उनकी ऐसी जो पॉलिसीज़ हैं जो कि अवाम के मफाद में नहीं हैं, कितनी अवाम के मफाद में हैं, फ़ॉरेन पॉलिसी क्या है, महंगाई के कंट्रोल नहीं हो सका, बाद किसी से अच्छे काम हो गए लेकिन महंगाई पे कंट्रोल नहीं हुआ, महंगाई बढ़ी है। ये हुकूमत के अपने जो है अदाद शुमार हैं, 29% महंगाई बढ़ गई है। तो ये तमाम चीज़ें होंगी, इसको मद्देनज़र रख के जो है स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। आगे जाना है इलेक्शन में तो क्या स्लोगन लेके जाने हैं, मैनिफेस्टो क्या होना चाहिए, क्योंकि अवाम ये बात मतलब अवाम के लिए अहमियत नहीं रखती कि हम आइसोलेशन में थे, हम मतलब दुनिया में आइसोलेशन में थे, हमने आइसोलेशन से निकाल दिया, या ट्रंप ने कह दिया जी जो शहबाज शरीफ अजीम लीडर हैं। अवाम ये पूछेगी इलेक्शन में जाके महंगाई कितनी कम हुई है, ज़्यादा हुई है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, किसान को फ़ायदा हुआ है, नहीं हुआ। इस चीज़ को जो है ना यकीनी तौर पर ये तमाम इसके ऊपर मुख्तलिफ़ कमेटियाँ बनाई जाएंगी कि कौन महंगाई को देखेगा, कौन फॉरेन पॉलिसी को देखेगा, कौन लोगों को मनाएगा, कौन जो पार्टी के जो एक बेस्ट कैंडिडेट के इंतखाब के लिए जो है वैरायटी ऑफ चॉइसेस के जो है उसके इंतखाब के लिए कौन कौन लोग होंगे। तो ये सब एक ईद के बाद एक मुसलसल जो है और मुतहक जो है नवाज शरीफ आपको नज़र आएंगे, और उसका जो है उसका मद्देनज़र यही होगा दो ये इलेक्शन और पाकिस्तान में किसी वक्त भी इलेक्शन हो सकता है। तारिक, ये जो स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, हमने देखा है कि आज़ाद कश्मीर में डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है, तो ये जो एक्शन लिया जा रहा है ये पार्टी के लिए पॉजिटिव सिग्नल होगा या फिर मज़ीद इख्तिलाफात का बाइस बनेगा? दोनों चीज़ें होंगी जी। देखें जी, कोई किसी जगह पे फ़ायदा हो, किसी हल्के में जो पार्टी के डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी होगा तो वो उसका फ़ायदा भी हो सकता है। अगर लेकिन वो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वाला तकड़ा आदमी है, उसकी बरादरी है, उसका वोट बैंक है, तो पार्टी को नुकसान भी हो सकता है।
दोनों पहलू होंगे, दोनों जो है फैक्टर शामिल होंगे, उसमें जो यकीनी तौर पे मुस्लिम लीग नून को एक मुश्किल पेश आएगी जब वो सिलेक्शन होगी। अब अगर एक हल्के में 3 कैंडिडेट हैं, टिकट एक को मिलेगा, 2 क्या उस पार्टी के साथ खड़े होते हैं या वो आज़ाद लड़ते हैं। अगर वो पार्टी डिसिप्लिन का की जो पाबंदी करते हुए खामोश हो जाते हैं, बैठ जाते हैं और सपोर्ट करते हैं तो पार्टी को फ़ायदा होगा। लेकिन वो ऐसा 100% होता नहीं है। जिसको टिकट नहीं मिलता वो उसमें रद्द-ए-अमल के तौर पर, रिएक्शन के तौर पर आज़ाद लड़ता है। जब वो आज़ाद लड़ेगा तो फिर मुस्लिम लीग नून को यकीनी तौर पर नुकसान होगा। अगर मुस्लिम लीग नून से एक कैंडिडेट एक पास टिकट है और दूसरा भी मुस्लिम लीग नून का उसके पास टिकट नहीं है, अगर ये आपस में लड़ेंगे तो फिर यकीनी तौर पर पार्टी का वोट बैंक तकसीम होगा और मुखालिफ सियासी जमातों को वहाँ फ़ायदा होगा। अच्छा, क्या GB और आज़ाद कश्मीर के नताइज आइंदा आम इंतखाबात के लिए एक मजबूत मोमेंटम बिल्डर साबित होंगे? यकीनी तौर पे होंगे। अगर देखें जी, एक फ़ज़ा बन जाती है कि मुस्लिम लीग नून को इन 2 जगहों पे हुकूमतें उनको सीटें मिल जाती हैं, उनको कामयाबी मिल जाती है, वहाँ हुकूमतें बनाने में कामयाब हो जाती हैं, तो एक फ़िज़ा बन जाती है, एक माहौल बन जाता है, लोगों का ज़हन बन जाता है। देखिए जी, मुस्लिम लीग नून ने GB में भी जीत गई है, कश्मीर भी जीत गई है, वहाँ भी हुकूमत बन गई, यहाँ भी हुकूमत बन गई है, तो ये समझा जाएगा कि शायद पंजाब में भी जो है इनकी हुकूमत बनेगी, इक़्तिदार मुस्लिम लीग नून का, तो यकीनी तौर पर उसका फ़ायदा होगा, मोमेंट बनेगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए नवाज शरीफ ने इस दोनों जगहों पे दोनों हुकूमतें वहाँ पे GB में और कश्मीर में ख़ुद कमान संभालने का फ़ैसला किया ताकि अच्छे नतीजे हासिल किया जा सकें। उन्हीं नतीजे की बुनियाद के ऊपर फिर पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ा जाएगा। इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे या फिर ये लेट भी हो सकते हैं, डिले भी हो सकते हैं, इस हवाले से क्या मालूमात है आपके पास? जी, ये तो आपने बड़ा क्वेश्चन है। इस वक्त इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में अफवाहों का जो गढ़ होता है, हमेशा वफाक जहाँ पे गवर्नमेंट होती है, हुकूमत होती है, जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट होती है, जहाँ पे पॉलिसी साज होते हैं, वहाँ हर रोज़ नई कोई खबर होती है, नई अफवाह होती है। अच्छा, यहाँ 2 थ्योरी चल रही हैं। एक ये है कि इसी हुकूमत को एक्सटेंशन भी मिल सकती है कि इलेक्शन की तरफ शायद ना जाएँ हालात। अब जैसा कि नज़र आता है कि जिस तरह मिडल ईस्ट की सूरत हाल है, अमेरिका का ईरान का हमला हुआ है, अगर इलेक्शन ना कराया जाए तो आइन में इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि मौजूदा सेटअप को, मौजूदा हुकूमत को एक्सटेंशन दी जा सकती है। आइन कहता है कि 6 माह के लिए एक दफ़ा, 6 माह के लिए एक दफ़ा, यानी 1 साल के लिए आइन में गुंजाइश मौजूद है। लेकिन ये अफवाह भी मौजूद है, ये खबर बिल्कुल मौजूद है, 1 साल से ज़्यादा एक्सटेंशन को चाहिए तो उसके लिए फिर कानून में जो है वो तरमीम करना पड़ेगी, अमेंडमेंट करना पड़ेगी। पार्लियामेंट से 2/3 अक्सरियत से कानून पास करा के इसी हुकूमत के लिए शायद 2 साल एक्सटेंड कर दिया जाए। एक तजवीज़ ये बिल्कुल संजीदा तजवीज़ मौजूद है। एक तजवीज़ जो कबल इंतखाबात की भी मौजूद है। हाँ, ये दोनों प्लान A भी हैं, B भी हैं, ये दोनों जो है इस वक्त इंतखाबात चले। एक तो बात हो गई ना डिले होने की, ऑन टाइम होने की। अगर दूसरी बात ये है कि अगर इंतखाबात कबल अज़ वक्त होते हैं तो फिर पार्टी कहाँ पर स्टैंड करती है और किस तरह से इसको लेके चलेगी? जी, ये कबल अज़ इंतखाबात होते हैं तो उसी की बुनियाद के ऊपर ये मुस्लिम लीग नून ने जो है अपनी मनसूबाबंदी की है, हिकमत अमली बनाई है, नवाज शरीफ के एक्टिव होने का फैसला उसी वजह से है कि अगर हम 5 साल 6 साल की बजाय अगर इलेक्शन 1 साल पहले हो जाता है, 1.5 साल पहले हो जाता है तो पार्टी कहाँ खड़ी है? इस वक्त तो पार्टी अपनी जगह पे उस तरह से वोटर मुतहरक नहीं है। मुस्लिम लीग नून एज ए पार्टी, एज ए जो है तंजीमें और वहाँ पे ओहदेदार मुतहरक नहीं हैं। तो इस वक्त आज की पोजीशन तक वो इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं है। तो इसी बात के मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन तो किसी वक्त भी हो सकता है। को आइन कबल अज़ इंतखाबात के भी कई गुंजाइश है, मौजूद है, वो उसमें मौजूद है कि आप 1 साल पहले हो सकते हैं, 1.5 साल पहले हो सकते हैं, मिड टर्म इलेक्शन की भी आइन में गुंजाइश मौजूद है। तो यकीनी तौर पर नून लीग उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हुई है। और ये दोनों फैक्टर मैंने पहले बताया कि हमजा शहबाज का इस्लामाबाद में बैठना और नवाज शरीफ का वहाँ पंजाब में एक्टिव होना, इसी बात की गमबाजी है, अक्कासी है। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है, क्योंकि ये जो सब कुछ किया जा रहा है, ये जो तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या ये काफ़ी होंगे अवामी सतह पर पार्टी की बहाली के लिए? जी, मैंने पहले भी जिक्र किया, सबसे पहले जो आवाम पूछेगी, आवाम जो सवाल करेगी, इक़्तिदार की कोई भी पार्टी हो, वो मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, तो जब आप वोट देने जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है महंगाई का होता है। अब हालात ऐसे पैदा हो गए हैं, ये अलग ये जंगें जल्दी ख़त्म हो जाएँ तो तेल की कमी का एक अभी इशू आ गया, कीमतों में इजाफा हो जाएगा, गैस की कीमतों में इजाफा होगा। तो पहला क्वेश्चन आवाम बाकी चीज़ें नहीं देखती। आप आवाम को, एक आम वोटर को जो देहात में रहता है, काश्तकार है, किसान है, मजदूर है,
कोई रेडी पे फ्रूट बेचता है तो उसको आप जाके बताएं जी हमने ख्वाजा पॉलिसी बड़ी अच्छी अपनाई है, हमने खित्ते में बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है, हमने जनाब वहाँ पे अमेरिका में जाके ट्रंप ने हमने बड़ा स्पेशल लंच लिया है, तो आम आदमी ये बात नहीं सुनना चाहता। आम आदमी ये पूछेगा कि हम आपने आम आदमी के लिए क्या किया है, महंगाई कितनी कम की है, पेट्रोल कितना कम किया है, बिजली की कीमतों में क्या कमी हुई है, ये चीज़ें नहीं हुई। बिल्कुल, देखना यही है कि ये जो नया प्लान मुरतब आ रहा है, जो नई हिकमत अमली अपनाई जा रही है, ये हिकमत अमली जो है वो आने वाले दिनों में पार्टी को कितना सपोर्ट करेगी। और इसके साथ साथ नवाज शरीफ क्योंकि पार्टी के अंदर खुद मुतहरिक हो रहे हैं, तो उनका पार्टी के अंदर मुतहरिक होना कितना फायदेमंद होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के हज़ारा डिवीजन में 2005 में खौफनाक ज़ल्ज़ला आया जिसमें भारी जानी नुकसान हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। 20 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद इन इलाकों में तबाहशुदा तमाम स्कूल्स बनाए नहीं जा सके। एबटाबाद में स्कूलों पर काम अधूरा छोड़ दिया गया, जबकि इन तादाद जो है स्कूलों पर काफ़ी बड़ी तादाद है जिन पर अभी भी काम शुरू नहीं हो सका है। इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है और तालीम को फ़रोग देने की दावेदार हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है, इस पर बात करते हैं हमारे पेशावर चीफ मुमताज़ बंगई से। मुमताज़, सबसे पहले तो ये बताइए ना कि एबटाबाद में जो स्कूल तबाह हुए थे उनकी डिटेल्स हमें सबसे पहले बताइए। शुक्रिया फरजाना। दरअसल 2005 में ये ज़ल्ज़ला आया था और तकरीबन 20 साल से ज़ायद का अरसा मुकम्मल हो गया है और एबटाबाद में काफ़ी तादाद में जो स्कूल्स थे वो तबाह हो गए थे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि कोई 92 स्कूल्स ऐसे हैं कि जिस पे एरा ने, जो कि रिहेबिलिटेशन के लिए एक फेडरल गवर्नमेंट का एक इदारा था और अब भी वो मौजूद है, तो उसने काम करना था और 92 स्कूलों को एरा ने इसकी तामीरी नौ करनी थी। लेकिन उस पर तामीरी नौ का काम शुरू तो हो गया, लेकिन ये सब के सब स्कूल अभी तक नामुकम्मल हैं और वहाँ पे 9 गर्ल्स स्कूल्स ऐसे हैं कि जिसकी तामीर जो है वो जारी है। 4 स्कूल जो हैं वो एरा की जानिब से तामीर किए जा रहे हैं और 5 स्कूल जो हैं वर्ल्ड बैंक की जानिब से तामीर की जा रहे हैं। ये अभी जो इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है। लेकिन जो 92 स्कूल्स हैं उस पर काम अब भी नामुकम्मल है। कहा यह जा रहा है कि चूंकि फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से एरा को फंड्स नहीं मिले तो इसलिए ये 92 स्कूल जो हैं इसकी तामीर मुकम्मल ना हो सकी। तो 20 साल के अरसे में भी एरा ने इन 92 स्कूलों पर काम मुकम्मल नहीं किया। और जो एक्चुअल ये कोई छोटी मोटी मतलब ताखीर तो नहीं है, हुकूमत क्या इस पे अपना मौक़िफ़ दे रही है? क्योंकि 20 साल एक लंबा अरसा होता है, ये बहुत लंबी ताखीर है, इसकी क्या वजह पेश करती है? हुकूमत से जब भी उसका मौक़िफ़ जाने तो वो सिर्फ एक जुमला उसको कहते हुए सुना जा सकता है और वो ये है कि हमने इस इलाके में 2900 स्कूल जो हैं उस पे काम किया है। ठीक है, 2900 स्कूलों पे काम किया होगा, लेकिन जो बाकी स्कूल जो तबाह हो चुके हैं क्या उनकी तामीर जो है उनकी जिम्मेदारी नहीं है? अक्सर औकात जब ताख़ीर की वजह पूछी जाती है तो हुकूमत की जानिब से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि अक्सर इलाकों में, जिन इलाकों में ये स्कूल्स हैं वहाँ पे बर्फ़बारी होती है और मौसमी हालात की वजह से या अमन अमान की सूरत हाल की वजह से, हालांकि वहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल का कोई मसला नहीं है और ये नहीं हो सकता कि कोई ऐसा इलाका वहाँ पर मौजूद हो जहाँ पूरा साल बर्फ़ पड़े और वो काम वहाँ पे ना हो सके। बहरहाल ये हीली बहाने हैं जो हुकूमत के मुख्तलिफ हुक्मरानों, मुख्तलिफ वज़ीरों मशीरों की जानिब से की जाते हैं। असल बात यह है कि अमली तौर पर ना तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से कोई अमली कदम उठाया गया और ना ही एरा की जानिब से, बल्फाज़ दीगर हम कह सकते हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से उस वक्त जो बुलंद बांग दावे किए गए। अगर एक इदारा कायम ही इस चीज़ के लिए हुआ है कि उसको बहाल किया जाए कि तो वो फिर एरा की जानिब से तो कोई काम नहीं किया गया, तो उसके बावजूद उसके साथ साथ सूबाई हुकूमत की तरफ देखें तो उन्होंने भी कोई पेशरफ नहीं की है। तो अगर ये दोनों ही काम नहीं करेंगे तो फिर बहाली किस तरह से होगी? यही एक वजह है कि जिसपे वहाँ के लोगों ने भी काफ़ी जो है वो तनकीद की है, बार बार वो एहतजाज भी करते रहे हैं। ये सिर्फ एबटाबाद की बात नहीं है, ये मनसेरा और बालाकोट जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका था वहाँ पे भी काफ़ी स्कूल जो है वो तबाह हुए थे। इसके अलावा दीगर इलाके भी हैं आसपास के कि जहाँ पे शदीद ज़ल्ज़ला आया था और काफ़ी वहाँ पे तो कहा यह जा रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर का तकरीबन 25% हिस्सा जो है वो तबाह हो गया था। हाँ, हम तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं वहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ की, कि उसकी तो एक और कहानी है। हम उन पब्लिक बिल्डिंग्स की बात नहीं कर रहे हैं कि जिसमें मुख्तलिफ महकमे कायम थे, अब उनकी इमारत ही नहीं है।
हम तो उन स्कूलों की बात कर रहे हैं कि जिनके तलबा और तालिबात जो हैं या तो मेक शिफ्ट स्कूलों में हैं, टेंटों में पढ़ने पर मजबूर हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म के किरायों के इधर उधर छोटी मोटी मकानात में वो तालिबात और तलबा जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत, और मज़े की बात यह है कि महकमा तालीम का कलमदान जो है वो हज़ारा ही से जो वज़ीर हैं उनको दिया गया है, लेकिन जब वो खुद अपनी इलाके की खबर ना लें तो जाहिर है फिर कोई और मसीहा तो उनको बचाने के लिए नहीं आएगा। तो ये वो सूरत हाल है कि जिसमें वो संगीन गफलत का मुजाहरा कर रही है हुकूमत, और बजाय इसके कि अच्छा, एक और बड़ा अहम सवाल है मुमताज, क्या ये जो इदारा अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन जो अथॉरिटी है, यानी कि एरा जिसको कहा जाता है, क्या उसमें और सूबाई महकमा तालीम के दरमियान कोऑर्डिनेशन का फुकदान है और यही वजह बनी है उसकी ताखीर की? असल में फरजाना, जब यहाँ पे दो इदारे कायम थे उस वक्त, वो एरा तो अभी भी है, एक और इदारा था जो जिसको पैरा कहते थे, जो प्रोविंशियली अर्थक्वेक रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी थी। तो दोनों के दरमियान उस वक्त राब्ता रहता था, लेकिन उसमें मसला यह था कि उस वक्त पैरा में भी करप्शन के जो वाक़यात थे वो सामने आए, और फिर वो हुकूमत ने बेहतर ये सोची तरकीब के क्यों ना इस इदारे को ख़त्म किया जाए। अच्छा। क्योंकि उसकी यूटिलिटी ही नहीं थी। जब एरा की यूटिलिटी नहीं थी तो जाहिर है पैरा को तो सूबाई हुकूमत फंड देती थी। उसमें मसला ये हुआ था कि पैरा की अपने अखराजात जो थे वो उन जो मंसूबे थे वो अभी शुरू ही नहीं हुए थे, उसके अखराजात इतने बढ़ गए थे कि हुकूमत को ये ख्याल आया कि क्यों ना इस इदारे को ख़त्म करके ये पैसा जो है वहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, ताकि जो ज़ल्ज़ले से तबाही थी उस पे जो काम है उसको यकीनी बनाया जा सके। तो इसलिए इस इदारे को ख़त्म किया गया। लेकिन उसका नुकसान एक ये हुआ कि पैरा और एरा के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन थी वो ख़त्म हो गई। सूबाई हुकूमत की जानिब से, महकमा तालीम की जानिब से अलग तौर पे एरा से राब्ते किए जाते हैं, महकमा सेहत की जानिब से अलग राब्ते होते हैं। सोचने वाली बात तो ये है ना मुमताज कि फंड्स तो जारी किए गए ना, तो क्या उन नामुकम्मल स्कूलों के मंसूबों का कभी थर्ड पार्टी ऑडिट या फिर ट्रांसपेरेंसी इंक्वायरी कराई गई ताकि मालूम हो सके कि फंड्स कहाँ गए हैं? फंड्स इराक की जानिब से जो इनकम्प्लीट स्कूल्स हैं उसका मसला यही है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से उनको फंड जारी नहीं किए गए। जिन फंड्स की आप बात कर रही हैं वो 10 अरब रुपए वो सूबाई हुकूमत की जानिब से जारी किए गए हैं। यकीनन उसका एहतसाब करना चाहिए और इस सिलसिले में इंक्वायरी भी होनी चाहिए कि 10 अरब रुपए जो पिछले 20 साल में जारी किए गए, इससे कितने स्कूल बनाए गए, क्या वाकई इसकी लागत आती थी या इसमें फजूल खर्चियां की गई या इसमें किसी करप्शन का तो वहां पे शामिल था। रकम भी तो अरबों के अंदर थी ना, वो कहाँ गए? वो अरबों रुपए कहाँ गए, कहाँ पे खर्च किए, कहाँ पे लगे? कोई इसके हवाले से कोई उनके पास डिटेल्स हैं जो वो शेयर कर सकें? बिल्कुल फरजाना, ये एक ऐसा सवाल है कि हुकूमत को इसका जवाब देना चाहिए। बल्कि अभी तक असम्बली के अंदर जब सवालात पूछे जाते हैं तो इस बात पे बहस ज़रूर होती है। हाल ही में एक सवाल पूछा गया था और उसमें एबटाबाद के बारे में जब ये सवाल पूछा गया तो उसका जवाब ये आया कि 92 स्कूल जो हैं अब भी नामुकम्मल है, लेकिन हुकूमत ने इसको ADP की स्कीमों में शामिल करने का इरादा रखती है। अच्छा। अब इरादा वो कब होगा, किस ADP में शामिल होगा, ये कोई नहीं कह सकता। और जो 10 अरब रुपए जो आप कहती है जो रिलीज हो चुके हैं, हाँ। यकीनन 10 अरब रुपए काफ़ी चीज़ है। अगर उसमें अगर स्कूलों की तामीर होनी थी तो उसमें काफ़ी स्कूल जो ज़रूरत की बुनियाद पर बन सकते थे, जहां अशद ज़रूरत थी वो बनाए जा सकते थे। लेकिन मसला ये हुआ कि डुप्लिकेशन यहाँ पे भी एक बड़ा मसला था। जब एरा ने जिन स्कूलों पर काम शुरू किया तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी उससे बेफिक्र हो गई और बेगम हो गई। उनका ये ख्याल था कि सारे स्कूल जो हैं ये एरा ही की जानिब से मुकम्मल की जाएंगे और इस पर तामीर का काम जो अधूरा रह गया वो वही करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो पेचीदगियाँ होती हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो ये होती हैं कि जब फेडरल गवर्नमेंट का कोई मंसूबा होता है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उसको अधूरे काम को मुकम्मल करती है। टाइम शॉर्ट है, बड़ा ही अहम सवाल है, मुझे सिर्फ इसका जवाब दीजिए, क्योंकि स्कूल जो होते हैं वो हमारे मुस्तकबिल के मेमार को तामीर करते हैं। लेकिन जिन इलाकों में अब तक स्कूल ही तामीर नहीं हुए, वहाँ तलबा की तालीम किस मुतबादिल निज़ाम के तहत जारी है और क्या इससे ड्रॉप आउट रेट में इजाफा नहीं हो जाएगा?
रोज़ाना ड्रॉप आउट रेट आप क्या कहती हैं? यहाँ पे तो लिटरेसी रेट इससे मुतासिर हुई है। हज़ारा वो एक ऐसा इलाका था कि जहाँ 100%, ज़्यादातर इलाकों में 100% लिटरेसी हुआ करती थी। अब जिन इलाकों में स्कूल नहीं है तो ज़ाहिर है वो फिर क्या करेंगे, खुसूसन तालिबात के लिए वो तो दूर दराज के इलाकों में जा भी नहीं सकते। और कुछ ऐसे इलाके भी हैं कि जहाँ जो तालिबात हैं वो कंजर्वेटिव फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, वो दूर दराज उनको इजाज़त ही नहीं दी जाती। और फिर सबसे बड़ा मसला ये है कि जब अब जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है, जो सेटल एरिया के जो स्कूल हैं वो इवन वो स्कूल जो हैं वो निजी इदारों को दी जा रहे हैं ताकि उनकी कारकर्दगी बेहतर हो। वहाँ पे जो तादाद है वो मतलूबा जो होनी चाहिए, क्या बेहतर होनी है, स्कूल ही तामीर नहीं है। नाज़रीन, 2005 के हौलनाक ज़ल्ज़ले ने हज़ारा डिवीजन खुसूसन एबटाबाद और बालाकोट जैसे इलाकों में तालीम के निज़ाम को शदीद धचका पहुंचाया था। 2 दिहाइयां गुजरने के बावजूद अगर स्कूलों की तामीर मुकम्मल नहीं हो सकी तो ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला नहीं है बल्कि मुस्तकबिल की नस्लों के ख्वाबों का सवाल है। अब देखना यह है कि जिम्मेदारान का तयन कब होगा और मुतासरा तलबा को मुकम्मल तालीमी सहूलियात कब तक मुयस्सर आएंगी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि खित्ते में बदलती हुई सिक्योरिटी सिचुएशन खुसूसन ईरान इसराइल कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तान के एनर्जी रिजर्व्स पर संजीदा सवालात उठ रहे हैं। ज़राए के मुताबिक मुल्क के पास सिर्फ 28 दिन का पेट्रोल और डीजल स्टॉक और 10 दिन का क्रूड ऑयल मौजूद है, जबकि LNG सप्लाई फिलहाल मुस्तहकम बताई जा रही है। क्या ये सूरत हाल एक मुमकिना एनर्जी इमरजेंसी की जानिब इशारा है? क्या आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश पाकिस्तान की मईशत को हिला सकती है? आइए इन्हीं सवालात पर गुफ्तगू करते हैं। हमें ज्वाइन किया है इकराम होती ने। इकराम, सबसे पहले बताइए कि 28 दिन का पेट्रोल और डीजल स्टॉक किसी भी वॉर इमरजेंसी के लिए काफ़ी समझा जा सकता है? जी, ये दर हकीकत अभी तो इन्होंने प्रोग्राम बनाया है कि 28 दिन तक का है और अब उसकी कंजर्वेशन भी करने लगे हैं। मतलब है कि वो स्टॉक्स में से ज़्यादा माल अब नहीं निकालेंगे और हो सकता है कि कोई परसेंटेज जल्दी ऐलान कर दें कि हमारे पास जो स्टॉक मौजूद है अब हम उसका इतना परसेंट बाहर निकालेंगे ताकि वो इस्तेमाल हो। बाकी क्या होगा? बाकी यह होगा कि लोगों को ऑफिस बंद करने पड़ेंगे, जो छोटे मोटे कारोबार हैं जिनमें बिजली खर्च होती है, जिसमें पेट्रोलियम लगता है, उसको रोकेंगे काफ़ी अरसे तक। और वो जो अरसा है उस दौरान कंजर्वेशन भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि कहीं से अब मज़ीद जो है पेट्रोलियम मसनूआत मिल जाएं। लेकिन चूँकि अभी तक ये पता नहीं चला कि ये जंग जो है ये इसमें एक लल आया है कि नहीं, वक्फा आया है कि नहीं। अगर वक्फा आया है तो क्या वक्फे के दौरान जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेट्रोलियम है उसकी इजाज़त होगी कि नहीं, और अगर होगी तो वो कितनी महंगी पेट्रोलियम मसनूआत होंगी। तो उसके लिए भी तीनों तरफ से अब पाकिस्तान ने जो है एक प्लान बना लिया है कि उसके लिए डॉलर को भी रखें ताकि ख़रीदारी हो सके और बर वक्त हैजिंग करें। हैजिंग का मतलब ये है कि अगर कुछ अरसे के लिए पेट्रोलियम की मसनूआत का तिजारत खुल गई तो पहले से ही कम जो कीमत है उस पर ख़रीद लें ताकि बाद में ये मज़ीद बढ़े तो फिर हमें प्रॉब्लम ना हो। ये है प्लान। अच्छा, जब सिर्फ 10 दिन का क्रूड ऑयल मौजूद है तो क्या हम रिफाइनरीज की सप्लाई चेन बरकरार रख पाएंगे? नहीं, मुश्किल है, क्योंकि देखें क्रूड जो है ना वो तो एक ऐसी चीज़ है कि अगर उसकी बल्क में मुसलसल आमद ना हो तो यहाँ रिफाइनमेंट नहीं हो सकती। अगर आपने रिफाइनरीज को चलाना है तो आपके पास स्टॉक जो है क्रूड का बहुत ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा ये है कि वो क्रूड का स्टॉक जो है वो डिमांड पे भी होता है कि कितनी डिमांड है, और सप्लाई पे भी होता है कि क्रूड कितना सप्लाई हो रहा है। तो अब जो बाहर से क्रूड सप्लाई होगा पाकिस्तान को, उसके डॉलर यानी उसकी डॉलर में जो कीमत है उसकी अदायगी मुमकिन हो रही है, कितने परसेंट जो अदायगी है मुमकिन हो रही है, और उतने ही टाइम में वो फिर आएगा। लेकिन अगर डिस्ट्रप्शन होती रही और दरमियान में समंदर और सड़कों पर और रेल्स पर हमले होते रहे तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तक क्रूड ऑयल की रसाई भी ज़्यादा मतलब महफूज नहीं होगी। हाँ, अगर क्योंकि जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है वार सिचुएशन है, अगर ईरान इसराइल जंग मजीद शिद्दत इख्तियार करती है तो क्या रीजनल सिक्योरिटी रिस्क पाकिस्तान के एनर्जी इंपोर्ट्स को मुतासर कर सकता है और किस हद तक करेगा? जब भी जंग होती है ना तो तीन चीज़ें जब होती है ना तो तीन चीज़ें जो हैं वो मुतासर हो जाती हैं। एक, गुड्स की ट्रांसपोर्ट, दूसरा गुड्स की प्रोडक्शन, क्योंकि एनर्जी ना जाए तो प्रोडक्शन भी नहीं हो सकती। तीसरा कि जो अखराजात हैं फ्यूल पे
और अखराजात हैं ट्रांसपोर्ट पे, जो अखराजात हैं महंगाई से, तो वो जो है उसका पाकिस्तान के पास पीछे कमर मौजूद है कि वो तगड़ी हो और वो अदा कर सकें। तो इस वक्त बहुत ही पेचीदा चैलेंज दरपेश है, और पाकिस्तान को तो बहुत ही पेचीदा चैलेंज इसलिए दरपेश है कि इंडिया ने तो अपना कोई रास्ता निकाल लिया है। वो जो मशरिक़ वस्ता के साथ तो अमेरिका के साथ फ्यूल के मामले में वो चाहता है कि कोई एडवांसमेंट करे। पाकिस्तान अभी इस तरफ नहीं बढ़ा। जिस तरह से इकराम देखा जाए तो आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया गया है ईरान की जानिब से। अगर खुदा ना ख्वास्ता आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद होती है तो क्या पाकिस्तान के पास कोई मुतबादिल रूट मौजूद है, या फिर हम ये कह लें कि ऑयल इंपोर्ट रूट्स मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखें ना, अल्टरनेट रूट्स जो हैं हुर्मुज़ के अलावा, वो पाकिस्तान के पास उसकी जो उस तक जो रसाई है वो बहुत ही महदूद है। 21% टोटल जो क्रूड का और दूसरे पेट्रोलियम का जो हुर्मुज़ से ट्रांसपोर्टेशन होती है, हाँ, वो तो स्टैंड स्टिल पे है। वो कब दोबारा चालू होगा इसका किसी को पता नहीं, सिवाय कि वार प्लानर्स के, कि जिन्होंने वार प्लान की हुई है, उसका शेड्यूल बनाया हुआ है। तो पाकिस्तान को हर एक जो रुकावट है उस पर नज़र डालनी पड़ेगी, और इसके लिए कम से कम 10-15 दिन लगेंगे इस पर भी। लेकिन इकराम, ऐसी सिचुएशन तो किसी भी वक्त पेश आ सकती है, तो क्या हुकूमत ने किसी कॉन्टीजेंसी प्लान या फिर बैकअप स्ट्रेटजी को फाइनल किया हुआ है इस हवाले से? देखें, कॉन्टीजेंसी प्लान का जो है ना, 3 चीज़ों से ताल्लुक़ है। फिर एक कि क्या आपके पास रेडी फॉरेन करेंसी मौजूद है जिसके ज़रिए ख़रीदारी कर सकें, क्या आपने कुछ लोगों को अपने साथ मिलाया है जो बेचते हैं या फराहम करते हैं उनके साथ। तीसरा, जो आपने स्टॉक्स हैं उन स्टॉक्स की बेशक आप कंजर्वेशन भी कर लें, उसको कुछ भी कर लें, लेकिन क्या डिमांड जो है उसको मीट करना कितना % होगा। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं इनकी कैलकुलेशन करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचेगी हुकूमत कि अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना है। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हुकूमत बताती नहीं है, वो सिर्फ हुकूमत, सप्लायर और जो प्रोवाइडर ऑफ फॉरेन करेंसी है उसके साथ होता है। तो उसमें ये देख रहे हैं कि हेजिंग कितनी करनी है, यानी कि पहले से एडवांस पेमेंट कर देनी है ताकि वो उसी कीमत पर मिले जो इस वक्त कीमत है। और हेजिंग भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ बन गई है, क्योंकि कुछ ये भी हो सकता है कि एकदम स्टैंड स्टिल आ जाए और जंग कुछ अरसे के लिए रुक जाए और उस दौरान बहुत ज़्यादा कीमत ना गिरे, लेकिन आपने महंगी हेजिंग कर ली है, उसका भी नुकसान हो सकता है। तो ये सारा पूरा फार्मूला जो है ये एक बन रहा है। हमने जो लोगों से पूछा है, मुतल्लिका लोगों से, तो उन्होंने कहा है कि ये फार्मूला जो अफ़गान वार हो रही थी उस वक़्त हम इसके आदी हो गए थे, लेकिन एक बहुत बड़ा बीच में वक्फा आ गया। उसके बाद हम नए सिरे से लोगों को अपने साथ मिला रहे हैं और इंटरनेशनल जो एडवाइज़र हैं उनको भी हम अप्रोच कर रहे हैं कि हम इसका क्या करें। तो फ़िलहाल जो बिल्कुल पक्की चीज़ निकल आई है वो ये है कि आपने जो पेट्रोलियम का के जो ख़र्चा है, इस खर्चे पर कंट्रोल करना है। इसीलिए उन्होंने ये एक तजवीज़ दी है कि फ्रॉम होम ज़्यादा काम किया जाए। जो लोग दफ्तरों में जाकर काम करने पर ज़्यादा मजबूर नहीं हैं, उन्हें कहें कि आप फ्रॉम होम काम करें, क्योंकि अब तो एक ऐसा ज़माना आ चुका है कि आपको दफ्तर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो फाइलें हैं कागज़ों की, वो तो उसकी तो ज़रूरत है, लेकिन वो घर ले जा सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ये तो खुलकर सामने आ गई कि ऐसा होगा, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो अभी तक एक ऐसे खाने में हैं जिनकी क्लैरिटी नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की सिचुएशन तो एक तरफ, लेकिन दूसरी जानिब LNG के हवाले से जो कहा जा रहा है कि काफ़ी मुस्तहकम सिचुएशन है, लेकिन अगर कतर से आने वाला LNG कार्गो ताखीर का शिकार हो जाता है तो क्या गैस लोड मैनेजमेंट का नया शेड्यूल तैयार है हुकूमत के पास? जी, उस शेड्यूल में तो दो बातें हैं ना। एक तो ये है कि कतर से मिलने का इम्कान पैदा हो गया है, लेकिन रूट महफूज नहीं है। दूसरा ये है कि कतर से LNG मज़ीद मिलने का इम्कान तो हो गया है, लेकिन वी कैन नॉट मेक पेमेंट। और ये जो 2 मसले हैं ये इस जंग के साथ जुड़े हुए हैं। इस जंग में हुआ ये है कि चूंकि जंगें भी तो बगैर पेट्रोलियम की नहीं होती ना, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। हाँ। तो एक तरफ से उस तरफ से जंगों का जो खर्चा है वो इस पर बोझ बन जाता है। दूसरा ये है कि आपने स्मार्ट हेजिंग क्यों नहीं की। आप देख रहे थे पिछले 2 महीने से कि एक प्लानिंग हो रही है और वो ग्लोबल हो रही है, वो
अफ्रीका, लेटिन अमेरिका, एशिया, यूरोप, सारे इलाकों में ये फैलेगी। एक तरह नहीं तो अगेन मैं दूसरी बात तरह, फिर वही दूसरी तरह कहूंगी नहीं तो क्योंकि तीसरी ऐसी तरह। सिचुएशन तो किसी भी वक्त पेश आ सकती है ना, और अब जो सिचुएशन पेश आ चुकी है, आलमी मंडी में कीमतों में इजाफा हो रहा है और ऐसी सूरत में पाकिस्तान के पास प्राइस हेजिंग मैकेनिज्म मौजूद ही नहीं है, तो क्यों वो तैयार नहीं किया गया? इसलिए कि उसके लिए लाजमी है कि आपको एडवांस पेमेंट करनी पड़ती है किसी हद तक, 10% या 20% या 30%। वो जो पेमेंट करनी पड़ती है, चूंकि आप कर्जों में फंसे हुए हैं, लिहाजा आपकी पेमेंट्स के टाइम ड्यू हैं कर्जों के भी। तो अब ये डबल जो है जेपर्डी हो गई है पाकिस्तान के साथ। इस डबल जेपर्डी के दौर में आपको बहुत एहतियात से चलना पड़ेगा। एक तरफ जो कर्जे आप जिनको कर्जे वापस करने हैं, उनसे रोल ओवर्स मजीद लेने होंगे कि हम नहीं पेमेंट कर सकते, हमें तो प्रॉब्लम पड़ गया है पेट्रोलियम का और गैस का। तो ये जो सिलसिला है, इस सिलसिले में जो इकनॉमिक डिप्लोमेसी हो रही है, वार इकनॉमिक डिप्लोमेसी, उस डिप्लोमेसी में वो किस हद तक आगे बढ़े हैं, इसको फिलहाल वो खुफिया रखेंगे, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि वो कच्ची पक्की कोई चीज़ बना लें। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।